हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट डे मैंने आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लिख कर छोड़ा था और उसके अंदर आगे मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अपन जो है कैसे आगे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इसका हिसाब किताब होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि आपको उसको दो भागों में बांटना पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अदरवाइज़ आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग जो भी है वो सारे के सारे आपके जो है एक ही पैटर्न से चलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो कल मैंने ब्रीफ में आपको बताया भी था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम केवल बिजनेस की केवल उसी इनकम को लिखें जो ऑपरेटिंग है और केवल वही एक्सपेंसेस लिखें जो ऑपरेटिंग है, दूसरे एक्सपेंस इनकम को हम शामिल ही नहीं करें। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो तो दैट मीन्स कि आप P&L अकाउंट बना चुके हो और अब आपको वापस P&L अकाउंट से आना है इस एक्टिविटी के ऊपर। यानी कि आपने अगर P&L से जो प्रॉफिट निकाला है तो P&L का प्रॉफिट तो आपका टोटल होता है, जबकि आपको चाहिए केवल कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे वो इसके अंदर जो है मैं बताता हूँ। तो पहले मैं इसमें डायरेक्ट मेथड जो है उसको डिस्क्राइब करता हूँ, एक बार उसको समझा देता हूँ एंड देन उसके बाद इनडायरेक्ट। और ये जो फॉर्मेट्स मैंने लिखे हैं आप इसमें डायरेक्ट मेथड तो जो बुक में है मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है, तो वो तो आप प्लीज़ इसमें बोर्ड से लिख दें। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड को मैंने थोड़ी समराइज करके लिखा है। तो मैं आपको तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मेट है बोर्ड पे ब्रीफ में समझाऊंगा और उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेट की जो है पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। तो जिससे आप कॉपी में आराम से अपनी जो है किताब से या फिर आप जो है वो मैं जो सेंड करूंगा पिक्चर वहाँ से आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर जो वर्किंग नोट्स बनते हैं वो वर्किंग नोट एग्जैक्टली वही के वही है जो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के लेसन्स में समझाए थे। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ मैं दोबारा उसको थोड़ा डिस्कशन करते हुए बताऊँगा। और फंड फ्लो में अगर कुछ एक आध क्वेश्चन जो है ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और उसको कंप्लीट करवा दूंगा जिससे कि वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। और फंड फ्लो, कैश फ्लो, आपके मार्जिनल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेसन कराने के बाद इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल लेसन आपका बचेगा, रेशियो एनालिसिस, और जिससे आपकी 3 यूनिट्स कवर हो जाएगी, मतलब 60%। और गवर्नमेंट जैसे प्लान कर रही है थोड़ा कोर्स में अपडेट चेंज करने का, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ही इससे और ज़्यादा कोर्स पढ़ना पड़े और आपका ये मैनेजमेंट का पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए कि डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि मतलब आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसी को लिखें और उसमें से उन्हीं एक्सपेंसेस को माइनस करें जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको याद रखने के लिए बताऊं तो जो अमाउंट, जो एक्सपेंसेस कॉस्टिंग में आते हैं वो सारे के सारे ऑलवेज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि वो गुड्स को बनाने बेचने से रिलेवेंट होते हैं। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि जो खर्चे कॉस्ट शीट में आते हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके जो है यहाँ पे लेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है कैश सेल्स। बिजनेस जैसे सेल्स करेगा उसकी जो इनकम, फिर रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला अगर आपने उसको उधार बेचा है, और डेटर ने अगर आपको पोस्ट डेटेड चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो उससे जो पैसा मिला है वो। और अगर आप एजेंट है, अगर आप ब्रोकर है तो ब्रोकर को ब्रोकरेज और एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है, तो वो भी आएगी। और इसके अलावा और भी कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम रिसीव इन कैश अगर आपको होती है तो वो भी अपन इसके अंदर शामिल करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कैश परचेज। अगर आप कैश परचेज करते हो तो कैश परचेज को अपन इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि आप जब परचेज करते हो बिजनेस के लिए कैश में तो वो सबसे बड़ा खर्चा है। अगर आपने कैश में ना परचेज करके उसको उधार खरीदा है तो पेमेंट आप क्रेडिटर को करोगे, और या अगर आपने चेक दे दिया है तो पेमेंट आप बिल्स पेबल को करोगे। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आप चुकाते हो जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, कुछ भी सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारे खर्चे यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड खर्चे जो हमने कैश में चुकाए हैं केवल अपन को वही इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ये जो लास्ट के 3 पॉइंट होते हैं ये दोनों में कॉमन है कि इनकम टैक्स चुकाएंगे हम, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कि गवर्नमेंट से आपको कोई कंपनसेशन ETC मिला है तो वो आप जोड़ेंगे, और पेनल्टी वेनल्टी आपने अगर गवर्नमेंट को चुकानी पड़ी तो घटाएंगे। और उसके बाद जो आंसर आएगा अगर वो आंसर पॉजिटिव है तो वो कैश फ्लो, और माइनस में है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। और अब इसके बाद अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको एक चीज़ बताऊं कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है
वैसे हम लोग जो P&L अकाउंट से बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया कि नेट प्रॉफिट P&L में जो होता है वो ना तो आपका डायरेक्ट होता है, ना इनडायरेक्ट होता है, ना ऑपरेटिंग होता है, ना नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना कैश में होता है, ना अकेला नॉन कैश में होता है। तो मतलब उसको किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपन नहीं रख सकते हैं, बिकॉज वो किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता ही नहीं। वो आपके टोटल प्रॉफिट होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें क्या करते हो, शामिल करते हो। तो बेसिकली अपन को करना ये है कि भाई हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसको अपन को रिवर्स करते हुए वहाँ तक पहुँचाना है कि अगर वो सिर्फ बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते तो वो प्रॉफिट कितना होगा, उसके लिए अपन ये स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे। इसमें देखिए कि जैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, कि भाई हमने जो टैक्स से पहले प्रॉफिट दिया है वो कितना था। और इसके अंदर तीन मेन आइटम्स जिसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बुक के अंदर दिया है कि कौन कौन से आइटम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट में मतलब एक एक एग्जाम्पल लेकर इसमें बता रहा हूँ, और पूरे फॉर्मेट के अंदर इसके बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कैश में नहीं चुकाए, तो उसको अपन कहते हैं नॉन कैश, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर खर्चा होता है हमारा डेप्रिसिएशन। और इसके अलावा जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ किया, और पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इन सब को आप रिटर्न ऑफ करते हो, या फिर आप अपने जो है फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रिलिमिनरी है, डिस्काउंट है, अंडरराइटिंग कमीशन, उसको राइट ऑफ करते हो। तो ये सारे खर्चे आपके नॉन कैश कहलाते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लें, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन टू कैश नहीं बनती, बल्कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स। मीन्स डेप्रिसिएशन आपने चुकाया है, मतलब एक्सपेंसेस हुआ है, लेकिन आपने उसको किसी को कैश में पेमेंट नहीं किया। अगर आपने P&L के अंदर डेप्रिसिएशन लिखा तो उससे आपका प्रॉफिट कम तो हो गया, लेकिन वो पैसा आपने किसी को दिया ही नहीं। तो हमारे पास कुल कितना कैश के अंदर प्रॉफिट पड़ा है, तो हमने ऐसे सारे एक्सपेंस जो हमने किसी को चुकाए नहीं, बेसिकली नॉन कैश, कि जैसे आपने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया P&L में 50,000, तो P&L का नेट प्रॉफिट तो 50,000 कम हो गया, लेकिन ये गुडविल का पेमेंट तो आपने कब किया था, जब आपने बिजनेस को खरीदा था तब। अभी तो आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, तो ये 50,000 जो राइट ऑफ किए हैं ये दोबारा आपको प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि कैश में मेरे पास फंड जो है वो कितना है। दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कि जिस बिज़नेस को हम करते हैं उससे जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो ऑपरेटिंग होता है, और उसके अलावा कुछ भी करें वो सारा नॉन ऑपरेटिंग। जैसे मान लीजिए एक दुकान वाला है, वो अपने दुकान का सामान बेचकर जो पैसा कमा रहा है वो तो ऑपरेटिंग हो गया, लेकिन उसने एक मकान किराए पे दे रखा है, उसने शेयर्स खरीद रखे हैं, सिक्योरिटीज़ खरीद रखे हैं, बैंक में डिपॉजिट्स कर रखे हैं, तो वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो वो सारा का सारा आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और हम यहाँ पर हमारा मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो उन सारी चीज़ों को जो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस को घटाया था उनको जोड़ देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स, या फिर आपने कोई डिविडेंड आदि दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो वो सारा इसमें जो है वापस क्या होगा, जुड़ेगा। लास्ट पॉइंट होता है अप्रोप्रिएशन आइटम्स। वैसे अप्रोप्रिएशन आइटम पार्ट ऑफ द P&L होते ही नहीं, वो P&L अकाउंट के बाद आते हैं, लेकिन अगर आपने P&L अकाउंट के अंदर अप्रोप्रिएशन कर दिया, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो अगर आपने अपने प्रॉफिट को कंपनी के अंदर डिवाइड कर दिया शेयर होल्डर्स के बीच में, या प्रॉफिट को रिजर्व करके रख लिया, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट कम तो हो गया, लेकिन आपने कमाया कितना था उसको निकालने के लिए अपन इसको वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट 1 लाख था और आपने 25,000 बांट दिया, तो अभी आपके कितना बचा है, 75। लेकिन हमको तो ये पता लगाना है कि मैंने कमाया कितना था, तो 75 में 25,000 वापस ऐड ऑन करेंगे, तब पता चलेगा कि मेरी इनकम जो थी वो टोटल मिलाकर कितनी थी, 1 लाख रुपए। तो ये 3 आइटम, 3 कैटेगरी, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग के अलावा एक एप्रोप्रिएशन आइटम्स को आपको वापस ऐड ऑन करना है, और जो मैंने बोलकर अभी बताया है इतने सारे आइटम्स, तो वो आपके बुक के अंदर है, जिस फॉर्मेट को मैं आपको भेज दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है इसकी रिवर्स में इस तरह से है कि अगर हमने जैसे जोड़ा नहीं है यहाँ पे, तो पहले तो इसको जो है इनको तो घटाया था, तो इनको तो हमने ऐड किया, और ये रिवर्स आइटम है जिनको हमने P&L के अंदर ऐड कर दिया था, जो नहीं जुड़ने चाहिए, जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि एसेट बेचने का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, या रिजर्व में से हमने पैसा वापस लिया, तो ये हमारे P&L की क्रेडिट साइड को एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन ये क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो इनकम हुई है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ना होकर दूसरी चीज़ों से हुई, और अगर हमने इनको P&L में जोड़ा था
तो दोबारा इसको वापस अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एंड देन इसके बाद फिर वापस वही 3 पॉइंट इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और गवर्नमेंट को पेनल्टी दी है वो घटा देंगे। जिसको जोड़ना है जोड़ा, घटाया घटाया, तो उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वो आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद 2 एक्टिविटीज़ आपके और बचती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आपको भेज दूंगा। और डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको कहा कि तो आप बोर्ड से लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ईजिली लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।